Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. आज हमारा ऑपरेशन रिसर्च का 10th लेक्चर है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 10th लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने टू फेज मेथड जो है विच वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ एम टेक्निक और एम मेथड जो है इसको स्टडी किया था. मैंने कुछ दो एग्जांपल्स की थी और उस मेथड का समरी भी आपको बताई थी कि समरी क्या है. और एक लास्ट में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो ये था कि अगर फेज 1 के एंड में आपका बेसिक सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए. आई होप कि आपने केयरफुली सुना भी होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा और एंड यू हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस प्रॉब्लम एज वेल एज वन प्रॉब्लम विच आई हैव लेफ्ट इन माय प्रीवियस लेक्चर. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये किया होगा. और आज के लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स मेथड की कुछ जो है स्पेशल केसेस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड जो है वो स्टडी करने हैं. अगर आपको याद हो कि जब मैं आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन बता रहा था एलपी मॉडल्स के, उन मॉडल्स में हमने इस तरह के सॉल्यूशन भी डिस्कस किए थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी जिनमें एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है. इनफैक्ट वी हैव मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो इस केस को सिंप्लेक्स मेथड और टेबलू की फॉर्म में हम आज डिस्कस करेंगे. एक ये केस है कि वी हैव अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इनफैक्ट मोर देन वन ऑप्टिमम सॉल्यूशन. देन इफ यू रिमेंबर कि ग्राफिकली हमने इस तरह भी देखा था कि ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन जो है फिजिबल स्पेस जो है वो अनबाउंडेड हो. इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर तो आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है तो विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट अप टू इंफिनिटी, जो कि फिजिबल नहीं था. प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है. इस तरह की सिचुएशन को अनबाउंडेड सॉल्यूशन के नाम से हमने ग्राफिकली स्टडी किया था. आज हम ये भी सिंप्लेक्स टेबलू की फॉर्म में देखेंगे और ग्राफिकली भी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे. तो ये स्पेशल केसेस हैं सिंप्लेक्स मेथड के जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं और दो मैंने आपको बता दिए हैं. वन इज ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन, द अदर इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन. देयर वाज अनदर केस कि आपके कंस्ट्रेंट इस तरह के हैं कि आपके पास जो है वो फिजिबल रीजन बन ही नहीं रहा, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते इन एनी केस. ये केस जो है ये कोरस्पॉन्ड होता है कि आपका सोल्यूशन फिजिबल है ही नहीं. यू ऑलवेज हैव इनफिजिबल सोल्यूशन. तो ये थर्ड केस है सिंप्लेक्स मेथड का. फोर्थ केस ये है कि ऑप्टिमैलिटी कंडीशन. लेट मी रिकॉल यू द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग टेबलू में आपके पास जो अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, लेट्स से मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल इफ इन योर टेबलू जी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट्स जो हैं ये नॉन नेगेटिव हों. नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? या जीरो हो सारे या पॉजिटिव हो. ठीक है, देन वी विल से दैट आवर सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल. अगर एक भी वेरिएबल जो है वो नेगेटिव होगा मैक्सिमाइजेशन के केस में तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा. तो एंटरिंग वेरिएबल हम डिसाइड करेंगे. अब एंटरिंग वेरिएबल जब डिसाइड करते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिजिबिलिटी कंडीशन जो है अप्लाई करके हम लिविंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं. अब लिविंग वेरिएबल में हम क्या करते थे कि एंटरिंग वेरिएबल का जो कॉलम आ रहा है उस कॉलम में जो एंट्रीज आ रही हैं और राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट्स जो है जो कि टेबलू में आपके राइट मोस्ट कॉलम होता है उसकी एंट्रीज का रेशो लेते थे. तो फिजिबिलिटी कंडीशन सेज दैट द लिविंग वेरिएबल इन बोथ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव रेशो. रेशो किसकी है? एंटरिंग वेरिएबल कॉलम की एंट्रीज और
राइट हैंड साइड ऑफ योर कंस्ट्रेंट उनकी एंट्रीज जो कि टेबल में आपके राइट मोस्ट कॉलम होता है, एंट्रिंग वेरिएबल का कॉलम की रेशियो, एंट्रीज की रेशियो विद द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ योर टेबल। तो स्मॉलेस्ट, अब ये भी तो पॉसिबल है कि एक स्मॉलेस्ट रेशियो आने की बजाय वी हैव अ टाई बिटवीन 2 और 3 वेरिएबल। हमने जब मैंने आपको सिंप्लेक्स टेबल बताया था तो मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स मेथड बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि टाई को हम ब्रेक करेंगे आर्बिट्रेरली। वी कैन टेक आर्बिट्रेरली एनी लिविंग वेरिएबल जो है वो चूज करेंगे। अगर स्मॉलेस्ट रेशियो लेट से 1 आ रही है, 2 वेरिएबल्स की 1 आ जाती है, तो आर्बिट्रेरली चूज करेंगे। इन सच अ केस, जब आपकी फिजिबिलिटी कंडीशन को, सिंप्लेक्स मेथड की फिजिबिलिटी कंडीशन को हम अप्लाई करें तो हमारे पास टाई आ जाए बिटवीन 2 लिविंग वेरिएबल्स, तो ये पॉसिबल होता है कि हमारा सोल्यूशन जो है नेक्स्ट इटरेशन में डी जनरेट हो जाए, वापस जनरेट हो जाए। इसको हम बोलते हैं डी जनरेशन ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। यहाँ पे सोल्यूशन जो है, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है डी जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में वी विल ऑलवेज हैव अ रिडंडेंट वेरिएबल, अ रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, नॉट वेरिएबल, सॉरी। अब रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रेंट जिसको चेंज करने से हमारा जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो चेंज ना हो, ऐसे को हम रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर, एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। आज हमारा जो है 10th लेक्चर है, और एज आई टोल्ड यू in the introduction of the 10th lecture that we are going to study different special cases of simplex method. There are 4 special cases of simplex method जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, namely उनके नेम क्या है? Degeneracy. Degeneracy occur when we have a tie in a living variable. लिविंग वेरिएबल में टाई अगर होगी तो हमारे पास डीजेनरेसी ऑफ द सॉल्यूशन अकर हो सकती है। ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा, वी हैव मोर देन वन ऑप्टिमल solution. ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, we can maximize or minimize our objective function indefinitely, जो कि पॉसिबल नहीं है। नॉन एग्जिस्टिंग और इनफिजिबल सॉल्यूशन, एलपी प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। इस केस में तो श्योर है कि हमने जो मॉडलिंग की है वो इनकरेक्ट की है। ठीक है, why we should study these cases? We are interested in the study of these two for these two reasons: to present a theoretical explanation of these situation. ये situation अगर हो जाए तो थ्योरी हमने अब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ ली हुई है, theoretical explanation के लिए, to provide a practical interpretation of what these special results could mean in a real life. और रियल लाइफ में इंटरप्रिटेशन के लिए कि ये अगर फिनोमिनाज अक्कर हो जाएं रियल लाइफ के एलपी कोई प्रॉब्लम में, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की जा सकती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का। डीजेनरेसी मैंने आपको इनफॉर्मली वैसे ही एक्सप्लेन कर दी थी। डीजेनरेसी
in the application of the feasibility condition of simplex method, feasibility condition मैंने आपको explain कर दी हुई है, a tie for the minimum ratio may occur and can be broken arbitrarily. feasibility condition क्या है कि entering variable column, it is a ratio of right hand side of the each constraint with the entry or value of entering variable in the constraint. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कंस्ट्रेंट है 5x1 प्लस 3x2 प्लस 5x2 इक्वल्स 10. ऑप्टिमल टेबल में ये आ रहा है 5x1 प्लस 5x2 प्लस 5x3 इक्वल्स 10 और मेरा x2 जो है ये एंटरिंग वेरिएबल है, तो मैं रेशो लूंगा x2 का जो कोफिशिएंट है टेबल में विद राइट हैंड साइड, यानी कि मैं रेशो लूंगा 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2, इस तरह लूंगा रेशो. ठीक है, और ये आपको बड़ी अच्छी तरह पता है. When this happens, at least one basic variable will be 0 in the next iteration. कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जो है वो 0 आ जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में, एंड द न्यू सोल्यूशन is said to be degenerate. New solution is generated again. There is nothing alarming. Practically there is nothing alarming about a degenerate solution, with the exception obviously of small theoretical inconvenience called cycling or circling, which we shall discuss shortly. From the practical viewpoint, the condition reveals that the model has at least one redundant constraint, और redundant constraint जो है ये मैंने आपको बता दिया, which plays no role in the optimal solution. Such a constraint is said to be redundant constraint. ठीक है, अब degenerate optimal solution के लिए मैंने ये प्रॉब्लम जो है कंसिडर किया. Maximize 3x1 plus 9x2 subject to x1 plus 4x2 less than equal to 8, x1 plus 2x2 less than equal to 4. लेस देन इक्वल टू के कंस्ट्रेंट है, तो मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो z इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, z इक्वेशन माइनस 3x1 माइनस 9x2 प्लस 0x4 प्लस 0x3 इक्वल्स 0, और कंस्ट्रेंट मेरे क्या बनेंगे x1 प्लस 4x2 प्लस x3 equals 8 and x1 plus 2x2 plus x4 equals 4. अब इसका स्टार्टिंग टेबल अगर मैंने लिखना हो तो मेरा z इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होंगे, -3 -9 x4 x3 का 0 x4 का 0, और मुझे ये पता है कि मैंने जो है कितने इक्वेशंस मुझे करनी पड़ेंगी इक्वेट टू 0. बेसिक सोल्यूशन क्या होगा, स्लैक वेरिएबल्स ऑलवेज प्रोवाइड द बेसिक सोल्यूशन विच इज x3 इक्वल्स 8 एंड x4 इक्वल्स 4. ठीक है, सो आवर बेसिक वेरिएबल्स आर x3 इक्वल्स 8 एंड x4 इक्वल्स 4, और हमारा टेबल जो है ये कंस्ट्रेंट्स और z इक्वेशन से फर्स्ट आइटरेशन और एट द 0 आइटरेशन जो है आइटरेशन आवर टेबल इज दिस वन. आप देख सकते हैं z का कोफिशिएंट
x1 का कोफिशिएंट z इक्वेशन में -3, -9, x3 का 0, 0 और सोल्यूशन हमारा 0 है. x3 and x4 are basic variable which equals 8 and the coefficients of x1 in x3 equation जो कि हमने यहाँ से लिखी है 1 है, x2 का 4 है, x3 का 1 है और x4 का 0 है. ठीक है. अब आपने डिसाइड करना है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है वो हम अप्लाई करेंगे पहले. लेकिन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आपने हर सिंप्लेक्स मेथड में ये देखना होगा कि आपका सिंप्लेक्स टेबल जो है ये कंसिस्टेंट भी है कि नहीं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे लास्ट लेक्चर्स में भी हम करते आए हैं, कि हम ये देखेंगे कि हमारा बेसिक वेरिएबल जो है, बेसिक वेरिएबल्स मस्ट हैव कोफिशिएंट 0 इन द z इक्वेशन. अब इस प्रॉब्लम में हमारा स्टार्टिंग टेबल जो है उसमें बेसिक वेरिएबल x3 x4 था और उसके कोफिशिएंट z इक्वेशन में 0, 0 ही है. इसका मतलब है हमारा टेबल जो है वो कंसिस्टेंट है. अगर सपोज कि ये z के इक्वेशन में कोफिशिएंट 0, 0 ना होते बेसिक वेरिएबल्स के, तो वी विल मेक देम 0. ठीक है, जैसे एम टेक्निक में करते आए हैं, टू फेज मेथड में करते आए हैं. फर्स्ट स्टार्टिंग टेबल जो था वो हमारा कंसिस्टेंट नहीं होता था, तो हम पहले रो ऑपरेशन करते थे टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ स्टार्टिंग बेसिक वेरिएबल्स 0 इन द z इक्वेशन. अब इसमें तो पहले ही 0 है. प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का था तो मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है दैट विल बी आवर एंटरिंग वेरिएबल. मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो हमारा -9 है. तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन अप्लाई की, सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, सो आई सिलेक्ट एन एंटरिंग वेरिएबल. एंटरिंग वेरिएबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो मेरा x2 है. लिविंग वेरिएबल मैं किस तरह सिलेक्ट करूंगा? ये जो रो कॉलम है मेरा एंटरिंग वेरिएबल के कोरस्पॉन्ड, उसकी रेशियोज मैंने लेनी है RHS ऑफ ईच कंस्ट्रेंट के. इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 4 मैंने करना है, ये 2 होता है. 4 डिवाइडेड बाय 2 मैंने करना है, ये भी 2 होता है. तो हमारी लिविंग वेरिएबल में टाई आ गई. सपोज कि मैं x3 को जो है चूज करता हूं टाई, क्योंकि मैंने कहा था आर्बिट्रेरीली मैं ब्रोक करूंगा, तो मैं x3 को लिविंग वेरिएबल चूज कर लेता हूं. जब x3 को लिविंग वेरिएबल चूज कर लेता हूं तो मेरा पिवट एलिमेंट ये बन जाएगा. तो सबसे पहले तो मैं इसे 1 करूंगा, तो मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को 1/4 से डिवाइड कर दूंगा. इट विल बिकम 1/4, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 1/4, इट विल बिकम 2. 8 की बजाय 2 हो जाएगा. फिर मैंने ऊपर वाले कोफिशिएंट्स और नीचे वाले तमाम कोफिशिएंट्स इन माय टेबल जो है, ये पिवट एलिमेंट जो आ रहा है इसके कोरस्पॉन्ड 0 करने हैं. तो मुझे क्या रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे? z रो प्लस 9 टाइम्स x2 रो. अब x2 क्योंकि एंटर हो चुका होगा, इसको मैं 9 टाइम्स करूंगा तो ये 0 हो जाएगा. सिमिलरली मैंने ये भी 0 करना है. और आफ्टर डूइंग दीज ऑपरेशंस, फर्स्ट इटरेशन पे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइटरेशन I have this simplex table which is given here. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा जो है 18 तक पहुंच चुका है. z के कोफिशिएंट जो है x1 के -3/4 है, x2 का 0 है, x3 का 9/4 है और ये मेरा x2 जो है बेसिक सोल्यूशन में एंटर कर चुका है. अब फर्स्ट इटरेशन पे वंस अगेन आई विल अप्लाई द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है कि z इक्वेशन में आवर सॉल्यूशन इफ वी आर डीलिंग विद द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ये है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर हमारे ऑब्जेक्टिव रो की कोफिशिएंट में ऑल द एंट्रीज आर पॉजिटिव और 0. अब ये तो पॉजिटिव है, ये 2 zeros हैं, लेकिन वी हैव द 1 एंट्री विद नेगेटिव. दैट विल बी द एंटरिंग वेरिएबल इन द फर्स्ट इटरेशन. तो ये x1 एंटर करेगा,
लीव कौन सा वेरिएबल करेगा, 2/4 और 0 इंटू 2, ये 8 होता है और ये 2 है। ऑफ कोर्स स्मॉलेस्ट रेशो जो है वो x4 के कोरस्पॉन्ड है, तो एट द एंड ऑफ दिस इटरेशन x4 विल लीव, x4 विल लीव। ये लीव करेगा तो मैंने पिवट एलिमेंट डिसाइड करना है, इसको 1 करना है। वो पिवट एलिमेंट मैं और गॉस जॉर्डन का एलिमिनेशन मेथड जो है ये अप्लाई किया। अल्टीमेटली माय टेबलू बिकम्स दिस वन। ये सेकेंड आइटरेशन पे मेरा टेबलू ये है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे तो कोई भी चेंज नहीं आया, पहले भी 18 था, 18 ही था। लेकिन ऑप्टिमैलिटी कंडीशन मैं अप्लाई करूं तो ऑल द कोफिशिएंट्स इन द जी इक्वेशंस आर 0 और पॉजिटिव, इन अदर वर्ड्स नॉन नेगेटिव कोफिशिएंट्स हैं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है मेरा, और सोल्यूशन मेरा क्या है, x1 इक्वल 0 एंड x2 इक्वल्स 2। ये मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेकिन ये सोल्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 18 जो है ये तो मेरा पहले भी था, ठीक है। तो ये जब टाई आता है तो वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल विल बी 0, और आप देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, एंड आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी डीजेनरेटेड। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डीजेनरेट सिचुएशन, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि डीजेनरेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि हम इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि ये फिजिबल प्रॉब्लम्स जो हैं ये कोरस्पॉन्ड किन प्रॉब्लम्स के हैं। ये जो सिचुएशंस हैं, अगर इसको फिजिकल प्रॉब्लम्स से इंटरप्रेट करना हो तो किस तरह हम करेंगे। अब ग्राफिकली जो है आप इजीली कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि सॉल्यूशन विल बी डीजेनरेट होगा सॉल्यूशन इफ one of the constraint is redundant. Redundant, D-A-N-G, redundant होगा। redundant का क्या, redundant constraint क्या होता है, ऐसा constraint which does not play any role in the optimal solution। अब ग्राफ इसका बनाएंगे, ग्राफ बनाने से इसका प्लॉट करने, ये रीजन प्लॉट करने के लिए कंस्ट्रेंट का मुझे 4x2 इक्वल्स 8 ये प्लॉट करने पड़ेगी, और ये x1 प्लस 4x2 इक्वल्स 8 ये वाली मेरी लाइन है। दिस लाइन आई हैव दिस लाइन, और लेस देन और इक्वल टू है तो ऑल द रीजन लेफ्ट टू दिस वन, ठीक है। अब x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4, ये मेरी ये वाली लाइन बन रही है। इसका भी ये वाला रीजन है, तो ओवरलैप रीजन जो है ये जो बनाया गया है ये रीजन हमारा बन रहा है अल्टीमेटली। तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये है, और ये डीजेनरेट हो गया क्योंकि ये लाइन जो है ये तो कोई रोल प्ले ही नहीं कर रही, ये तो इंटरसेक्शन है इस कंस्ट्रेंट का विद x2 ग्रेटर देन 0। इसका जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, और ये जो है पॉइंट ऑब्टेन किया गया है इस कंस्ट्रेंट का और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस constraint in fact does not play any role in optimization of the profit or objective function, ठीक है। so we can discard this constraint, we can overlook this constraint। ये constraint जिस भी physical phenomena के correspond है, हम उसको we don't care about that constraint, क्योंकि ये रोल ही नहीं प्ले कर रहा, ये इफेक्ट ही नहीं कर रहा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो जब भी हमारे पास टाई आएगी फिजिबिलिटी कंडीशन के लिए, और इन अदर वर्ड्स लिविंग वेरिएबल का
चूज करने के लिए टाई आएगी बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो हमारा डीजेनरेट सोल्यूशन ज़रूर होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जो है अराइज होता है कि अगर सपोज हमारे पास फिजिबिलिटी कंडीशन की एप्लीकेशन से टाई आती है बिटवीन द लिविंग वेरिएबल टू लिविंग वेरिएबल, तो क्या हमेशा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आई है वही हमारी ऑप्टिमल होगी जब रिपीट होगा कि नहीं? द आंसर इज नो। ये हो सकता है कि आपका जो है सोल्यूशन जो है वो फॉर द टाइम भी डीजेनरेट हो रहा हो और ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको अल्टीमेटली कोई और कंस्ट्रेंट के इंटरसेक्शन से मिल रहा हो। ये केस हो सकता है। Implications of degeneracy: one of the constraint is redundant. Redundancy generally implies that constraint can be removed without affecting the feasible solution space. यही मैंने आपको बताया। A sometimes quoted counter example, sometimes लोग जो है counter example भी देते हैं। ये जो है LP प्रॉब्लम लिखा हुआ है काउंटर एग्जाम्पल का, x plus y less than or equal to 1, x greater than 1, y greater than or equal to 0. Here the removal of any constraint will change the feasible space from a single point to a region. किसी भी एक को अगर हम रिमूव कर देंगे तो फिजिबल रीजन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। However, this condition is true only if the solution space consists of a single feasible point, a highly unlikely occurrence in real life LPs. अब theoretical viewpoint क्या है degeneracy का? The phenomena of circling degenerate हो रहा है, तो हम इस phenomena को क्या कहते हैं कि ये circling का phenomena है या cycling phenomena है। The phenomena of circling or cycling, both iterations though differing in the basic non-basic categorization of the variables, basic और non-basic variables तो different होंगे, yield the same identical objective function value. x1 equals 0, जैसे last example के लिए x2 equals 2 था। This solution also provide the same objective value which is z equals 12 and x3 equals 0 and x4 equals 0। ये जो था नॉन बेसिक वेरिएबल्स थे और उससे पहले जो हमारे पास इटरेशन थी टेबल में वो भी सेम सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसमें x2 equals 2 था एंड वी हैव सम अदर स्लैक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आई थी। इज इट पॉसिबल देन टू स्टॉप द कंप्यूटेशन एट इटरेशन 1? द आंसर इज नो, क्योंकि डीजेनरेसी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि डीजेनरेसी में अकर टेम्परेली आफ्टर द डीजेनरेसी यू मे हैव अ बेटर सोल्यूशन। सो अनफॉर्चुनेटली थ्योरेटिकली जो है इसका कोई वे नहीं है कि अगर डीजेनरेट हो रहा है आपके पास टाई आ रही है लिविंग वेरिएबल के लिए तो आपको स्टॉप नहीं आप कर सकते। यू हैव टू डू योर कंप्यूटेशंस फॉर गेटिंग द सोल्यूशन। नेक्स्ट स्पेशल केस जो है सिंप्लेक्स मेथड का वो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है। इनफैक्ट वी विल हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल, और ये हमेशा तब होगा जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल होगा एक कंस्ट्रेंट के। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे, सो यू विल हैव मोर देन वन ऑप्टिमल सोल्यूशन। टू अ नॉन रिडंडेंट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, नॉन रिडंडेंट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? दैट इज अ कंस्ट्रेंट that is satisfied as an equation at the optimal solution. Redundant और non redundant का तो आपको लास्ट डिजेनरेट से ही पता चल गया था। redundant constraint कौन सा होता है? ऐसा constraint जो कि optimal solution में कोई रोल प्ले ना कर रहा हो, ठीक है, और नॉन रिडंडेंट जो कि रोल प्ले कर रहा हो। अब नॉन रिडंडेंट में भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट ऐसा कंस्ट्रेंट है जो कि फाइनल ऑप्टिमल टेबलू में एज अ इक्वेशन उसकी सेटिस्फाई हो रही हो फाइनल सॉल्यूशन जो है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन अज्यूम द सेम ऑप्टिमल वैल्यू एट मोर देन वन सॉल्यूशन पॉइंट, thus giving rise to alternative optima. Example, maximize z equals 2x1 plus 4x2
x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। अब आप अगर इस लाइन का स्लोप निकालें, स्लोप इसका क्या होगा, -2/4 -1/2। इस लाइन का, इस कंस्ट्रेंट का स्लोप निकालें, ये भी क्या होगा, -1/2। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल आ गया ना एक कंस्ट्रेंट के। सो फॉर दिस एग्जांपल वी मस्ट हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा सॉल्यूशंस हमारे पास जरूर होने चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए। अगर इफ दिस कंस्ट्रेंट इज बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स 5, x1 प्लस x2 प्लस x4 equals 4, and our basic feasible solution provided by the slacks are x4 equals 4। ये आपके बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे। टेबलू जो है, द फॉलोइंग आर द टेबलू टिल वी रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब टेबलू मैक्सिमाइजेशन का था, तो इसमें एंटरिंग वेरिएबल, मोस्ट नेगेटिव वेरिएबल x2 विल बी द एंटरिंग वेरिएबल, ये स्टार्टिंग टेबलू है। लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, 5/2 4/1। ऑफ कोर्स 5/2 जो है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट रेशियो है, तो लिविंग वेरिएबल विल बी x3। फिर हम क्या करेंगे कि इसको 1 बनाएंगे, वही किया हुआ है। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं x2 एंटरिंग वेरिएबल है, x3 ने लीव कर दिया। और ये टेबलू, फर्स्ट टेबलू लिखने से पहले आपने ये चेक करना होता है कि बेसिक सॉल्यूशन जो आ रहे हैं उसके कोफिशिएंट 0 0 है ना। हर बार बताता हूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 0 0 ही है, सो वी कैन प्रोसीड। तो जब आप ऑपरेशंस करेंगे इस पे, फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट इटरेशन योर टेबलू विल बिकम दिस वन। अब ये जो है, ये टेबलू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए क्या है, ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम है। अब सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑप्टिमम एक से ज्यादा है, मैं क्या करता हूं, मैं x1 को भी एंटर करवा देता हूं। ऑल दो के ऑप्टिमैलिटी कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड में लगाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। z की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, लेकिन मैं क्या करता हूं कि x1 को एंटर करवा देता हूं। x1 एंटर होगा तो x4 जो है ये लीव करेगा, और ऑप्टिमम टेबलू जो है वो ये आता है। अब ये देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 को एंटर करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, नो बेनिफिट। लेकिन आपके बेसिक वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। x2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। पहले आपके पास क्या आ रहा था, x2 की वैल्यू 5/2 आ रही थी, और x1 की वैल्यू जो है वो कोई नहीं, 0 आ रही थी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को जिसमें वी हैव 2 ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल है, ये सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो ऑप्टिमम। इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि ये आपका कंस्ट्रेंट था जो कि x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5 था, जिसकी स्लोप जो थी लाइन की वो 1/2 थी, ये कंस्ट्रेंट। और इसका लेस देन ये वाला लेफ्ट वाला रीजन था। सिमिलरली आपका दूसरा कंस्ट्रेंट जो है वो ये है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो बिल्कुल पैरेलल है इस लाइन के। ये देखें, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, पैरेलल है इस लाइन के। तो जब आप इसको मूव करवाएंगे मैक्सिमाइज करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन को, तो वो इस लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा ये। सो ऑल द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस लाइन सेगमेंट पे इनफैक्ट इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होंगे, ये सब जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। इसको अगर मैं A कहूं, इस कॉर्नर पॉइंट को B कहूं, इस कॉर्नर पॉइंट को C कहूं,
तो फर्स्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन आई रीच फ्रॉम ए टू बी. जब मैंने x1 को एंटर करवाया तो इनफैक्ट आई रीच फ्रॉम बी टू सी. सो दिस इज द special case of simplex method, which we call the alternative optima, and this will always happen when objective function is parallel to one of the binding non-redundant constraint. Unbounded solution. The third situation is unbounded solution. In some LP models, the values of the variables may be increased indefinitely without violating any of the constraints, meaning that the solution space is unbounded. और इसका graphically हमने problem देखा भी था कि अगर आप maximization का problem कर रहे हैं तो आप maximize कर सकते हैं, जितना मर्जी maximize कर दें profit को, ये तो realistic है ही नहीं. ठीक है, तो इस तरह की situation को हम unbounded. As a result, the objective value may increase or decrease indefinitely, which is unrealistic situation in physical world. In this case, both the solution space and the optimum objective value are unbounded. अब ये unboundedness occur क्यों होती है? Unboundedness points to the possibility that the model is poorly constructed. मैथमेटिकल मॉडल जो एलपी मॉडल आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो बड़ा पोअरली कंस्ट्रक्टेड है. यू हैव मिस्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ योर सिस्टम. द मोस्ट लाइकली इरेगुलरिटी इन सच मॉडल्स इज दैट वन और मोर नॉन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैव नॉट बीन अकाउंटेड. ये इरेगुलरिटी किस लिए आती है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो होता है वो ओवरलुक हो जाता है while we're doing the mathematical modeling, and the parameters of some constraints may not have been estimated correctly. और पैरामीटर्स जो हैं वो correctly estimate ना किए गए हों तब ये unbounded solution जो है आपका हो सकता है, otherwise unbounded solution जो है वो नहीं हो सकता. एग्जाम्पल है, maximize z equals 2x1 plus x2 subject to these constraints. अब इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास x3 आपका स्लैक वेरिएबल है, x4 आपका स्लैक वेरिएबल, और बेसिक स्टार्टिंग टेबल जो है x3 इक्वल्स 10, x4 इक्वल्स 10, ये आपके पास बेसिक सोल्यूशन आ रहा है स्टार्टिंग टेबल में. ठीक है, अब टेबल जो है वो आपको बड़ी अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करना आता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा. ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है. मैक्सिमाइजेशन में अगर ऑप्टिमैलिटी कंडीशन में अप्लाई करूं, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, तो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑल द कोफिशिएंट्स इन द जी इक्वेशन शुड बी नॉन नेगेटिव. जीरोज होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव हैं. तो जो मोस्ट नेगेटिव होगा जो कि -2 बन रहा है, इन अदर वर्ड जो एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम होगी वो वेरिएबल विल एंटर द सॉल्यूशन. अब x1 को एंटर करना चाहिए, लेकिन लीव कौन सा वेरिएबल करेगा? फिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम लगाएं, फिजिबिलिटी कंडीशन, तो रेशो जो बन रही है वो 10 डिवाइडेड बाय -1 ये नेगेटिव नंबर है, और 40 डिवाइडेड बाय 0 ये इन्फिनिटी है. इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग वेरिएबल तो कोई बन ही नहीं रहा. नो लिविंग वेरिएबल. लिविंग वेरिएबल कोई बन ही नहीं रहा, तो हम एंटर और लीव किसी को भी करवा सकते हैं और जितना मर्जी चाहे प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, विच इज अनरियलिस्टिक. ये अनरियलिस्टिक है, जिसकी वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो है प्रॉब्लम ठीक तरह से मॉडल नहीं किया गया. देयर must be some important information which has been
मिस्ड। अब लास्ट केस जो है वो हम डिस्कस करते हैं, विच इज इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस। LP models with inconsistent constraints have no feasible solution. This situation, और जाहिर बात है, this situation cannot occur while all your constraints are of type less than or equal to. Why? Because जब भी आपके constraint less than or equal to के type के होते हैं तो basic solution जो है, basic feasible solution जो है वो आपका हमेशा is provided by slack variable. Slack variables. तो ये इनफिजिबल सॉल्यूशन स्पेस की जो है प्रॉब्लम जो है, ये कभी भी उन प्रॉब्लम्स के साथ तो हो ही नहीं सकती जिनमें तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू हैं। ठीक है, द सिचुएशन कैन नेवर अकर इफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ द टाइप लेस देन और इक्वल टू विद नॉन नेगेटिव राइट हैंड साइड, बिकॉज द स्लैक्स प्रोवाइड अ फिजिबल सोल्यूशन। यही मैंने आपको बता दिया है कि स्लैक्स जो है फिजिबल सोल्यूशन करते हैं। For other types of constraints, we use artificial variables. Other type of constraints के लिए we use artificial variables. Although the artificial variables are penalized in the objective function to force them to be zero at the optimum, this can occur only if the model has feasible space. लेकिन मॉडल की तो फिजिबल स्पेस है ही नहीं, मॉडल की इनफिजिबल स्पेस है, उसकी वजह से जो है हमारा जो है सोल्यूशन जो है वो फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल विल बी पॉजिटिव इन द ऑप्टिमम इटरेशन। ऑप्टिमम इटरेशन में कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो जरूर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा होगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल। Maximize z equals 3x1 plus 2x2 subject to these constraints. इन constraints की equivalence forms जो हैं ये आती हैं। x3 is a slack variable, x4 is a surplus variable and r is our artificial variable. r क्या है? Artificial variable. अब आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, तो माइनस एम आर जो है ये हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर देंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये क्या बन जाएगा, z माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस एम आर। अब एम टेक्निक अगर हम अप्लाई करें और एम की वैल्यू जो है मैं 100 रख लूं तो मेरा जो बनेगा आपका स्टार्टिंग टेबलू वो ये बनेगा, एम 100 रख लिया है, माइनस 300 बनेगा यहाँ पे। इनफैक्ट ये स्टार्टिंग टेबलू जो है ये फिजिबल है, कंसिस्टेंट है, जो मैंने आपको बताया था कंसिस्टेंट टेबलू मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट। अगर आप इसी के साथ टेबलू लिखेंगे जिसकी z इक्वेशन जो है वो मैं लिख देता हूं, z इक्वेशन वो क्या होगी, x1 का कोफिशिएंट -3 होगा, -2 होगा, प्लस x3 का कोफिशिएंट जो है 0 होगा, x4 जो कि सरप्लस वेरिएबल है इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा और m इसका कोफिशिएंट m होगा स्टार्टिंग टेबलू में। अब m इक्वल्स मैंने क्या रखा हुआ है 100। बेसिक सोल्यूशन इसका क्या है, r इक्वल्स 10 एंड x3 इक्वल्स 2। तो जो मैं बात हर सिंप्लेक्स टेबलू स्टार्टिंग टेबलू लिखने के से पहले बताता हूं या लिख के बताता हूं आपको कि आपने बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट इन z रो वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब ओरिजिनल z रो जो है वो ये बन रही है,
आर बेसिक वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या है 100 है, 0 नहीं है, तो मैं रो ऑपरेशन करूंगा टू मेक इट 0। ये वो टेबलू लिखा हुआ है। नाउ दिस टेबलू इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार बताता हूं मैं आपको। तो ये टेबलू आपका बन जाता है z इक्वल्स -303 -402 0, x4 का कोफिशिएंट 100, r का कोफिशिएंट 0 एंड -1200। अब मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम जो है ये हम कर रहे हैं, तो एंटरिंग वेरिएबल मेरा कौन सा होगा, द मोस्ट नेगेटिव नंबर। मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है वो -400 है, ठीक है। x2 एंटर करेगा और लीव मेरा कौन सा वेरिएबल करेगा, ये कॉलम के कोरस्पॉन्ड राइट हैंड साइड का 2 डिवाइडेड बाय 1 मैं करूंगा, विच इज 2, एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा, विच इज 3। तो मिनिमम रेशियो 2 है। मिनिमम रेशियो के कोरस्पॉन्ड जो मेरा वेरिएबल है x3, दैट विल लीव, लीविंग वेरिएबल मेरा x3 है। फिर आगे आपको पता है कि आपने क्या करना है, लिविंग वेरिएबल x3 है तो ये ऑलरेडी 1 है, मैं इसको भी 0 करूंगा और इसको भी 0 करूंगा, अल्टीमेटली मेरा ये टेबल बन गया। अगर आप रो ऑपरेशंस करें जो कि इसको भी -402 को भी 0 कर दें और 4 को भी 0 कर दें तो आपका ये टेबल आता है। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन अप्लाई करूं, मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, ऑल द z कोफिशिएंट शुड बी वेदर 0 और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होने चाहिए मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम में, और मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में नॉन पॉजिटिव होने चाहिए, मींस 0 हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन मेरा बता रहा है कि पॉजिटिव नंबर है, 0 है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और ये मेरा सोल्यूशन है। इसका मतलब है सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। सोल्यूशन तो ऑप्टिमल है, लेकिन मैक्सिमाइज हमने करना था, तो हमारा प्रॉफिट होगा ये -396 जो है ये आंसर आ रहा है। तो ये तो फिजिबल है ही नहीं, इनफिजिबल सोल्यूशन है, इनफिजिबल सोल्यूशन है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। एलपी प्रॉब्लम में तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि तमाम डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो इनफिजिबल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि हमारे कंस्ट्रेंट जो है वो फिजिबल रीजन ही नहीं बना पा रहे। इसका मतलब ये हुआ फिजिकली कि कंस्ट्रेंट जो है ये मॉडल नहीं सही तरह किए गए, ठीक है। अब उसी प्रॉब्लम को जो हमने अभी सिंप्लेक्स टेबलू में आइडेंटिफाई किया इनफिजिबिलिटी, उसको मैंने ग्राफिकली भी सॉल्व किया हुआ। अब ये इनफैक्ट 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, वो ये लाइन है। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन का मतलब है कि इसका रीजन ये बन रहा है, राइट साइड ऑफ द लाइन। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, वो मैंने ये प्लॉट किया हुआ है। ये लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है इसकी लेफ्ट साइड पे जो रीजन है ये। तो ये दो कंस्ट्रेंट जो हैं ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन फॉर्म ही नहीं कर रहे। जब ये रीजन ही फॉर्म नहीं कर रहे तो ये क्या है, हमारे पास फिजिबल रीजन ही नहीं है। फिजिबल रीजन ही नहीं है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हो निकाला ही नहीं जा सकता। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास फिजिबल रीजन ही नहीं है। बाय अलाउइंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल टू बी पॉजिटिव, the simplex method in essence has reversed the direction of the inequality from this 3x1 plus 4x2 greater than equal 12 to this one. The result is what we may call a pseudo optimal. जो पिछले simplex टेबल में हमारे पास रिजल्ट आया उसको हम कहते हैं pseudo optimal. इनफैक्ट जो m की वजह से, लार्ज नंबर m की वजह से वो वैल्यू आई है, अदरवाइज सोल्यूशन आता ही ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं। तो कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन के होते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। बेस्ट जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का प्रॉब्लम है बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हो, तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो है
या मैक्सिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो कंस्ट्रेंट की डायरेक्शन उसने रिवर्स कर दिया, इसलिए एक बड़ा अजीब सा सोल्यूशन -396 जो है वो आप हमारे पास आया, जो कि इनफिजिबल सोल्यूशन है। वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। लेक्चर के एंड पे आपको पता है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिया करता हूं। वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किस तरह के हैं, लेट्स डिस्कस। पहला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग एलपी, मैक्सिमाइज z इक्वल्स 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 4x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 8, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 12, 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली एंड वेरीफाई दैट द सॉल्यूशन डीजेनरेट्स टेम्परेरीली। ये खास तौर पे मैंने एग्जांपल आपके लिए पिक की थी एक्सरसाइज में से। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली आप सिंप्लेक्स टेबलू पे से भी कर सकते हैं। सिंप्लेक्स टेबलू पे कंस्ट्रक्ट करें। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिख देता हूं 4x1 माइनस x2, यहां पे एक स्लैक आएगा, प्लस x3 इक्वल्स 8, 4x1 प्लस 3x2, यहां पे एक आर्टिफिशियल r1 आएगा, इक्वल्स 12, 4x1 प्लस x2 माइनस x4 सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल प्लस r2 इक्वल्स 8। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका। सिमिलरली आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर इसको टू फेज मेथड से कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एम टेक्निक से करें तो एम टेक्निक से भी किया जा सकता है, लेकिन आप जब सिंप्लेक्स टेबलू इसका लिखेंगे और आइटरेशन जो है स्टार्ट करेंगे अपने, तो आप देखेंगे कि z जो है डीजेनरेट होगा। डीजेनरेट का क्या मतलब है कि लिविंग वेरिएबल जब आप चूज करेंगे आपके पास लिविंग वेरिएबल के लिए टाई आएगी और वो टेम्परेरीली होगी। इसका मतलब है कि आपके पास नेक्स्ट इटरेशन डीजेनरेट होगी, लेकिन उसके बाद आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। उसके बाद वंस अगेन यू चूज द एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल चूज करने से आपका सोल्यूशन बेटर हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने रिमार्क जब डीजेनरेसी जो है मैंने डिस्कस की थी और मैंने आपको कहा था कि रिमार्क ये हो सकता है कि अगर डीजेनरेट लिविंग वेरिएबल में टाई आ जाए, शुड वी स्टॉप? मैंने आपको कहा था नो, दिस डीजेनरेसी कुड बी अकर टेम्परेरीली। और ये एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसमें यू कैन ऑब्जर्व दैट रिमार्क। शो दैट द एसोसिएटेड सिंप्लेक्स आइटरेशंस आर टेम्परेरीली डीजेनरेटेड। Obviously. Next question है, consider the following LP, maximize z equals 4x1